हेलो गाइस, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है बोर्ड के उस पर बनाई है मैंने। तो ये क्लास 10th के लिए है। इसमें मैंने जो 2 नंबर से लेके 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने वो किया है। ये नोट्स मेरे पुराने हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे इन्हीं को पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है। ये जितने भी हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। पहला है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, साधारण परिस्थिति में भी मैग्नीशियम वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अतः मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूल, कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका सेपरेट आंसर है, आपको इसी को लिखना है। और इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीला परिवर्तित होता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर होता है। यह कॉपर सल्फेट को उसके स्थान से विस्थापित कर आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसका रंग हरा होता है। फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आप चाहो तो अभी भी इस आंसर को लिख सकते हो अपनी कॉपी में। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। सफेदी करने पर दीवारों को चमक कौन प्रदान करता है? तो आप लिखोगे, बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया कर 2 या 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली परत दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसके बाद चौथा है कि संक्षारण किसे कहते हैं? ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लिखोगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। पांचवा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र व उपयोग लिखिए। तो आप लिखोगे, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। तो इसका यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर्मूला कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस। कभी कभी आपको ये, जैसे 5वां क्वेश्चन में कभी कभी आपको सिर्फ 1 नंबर में ये पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, और कभी कभी 3, 4 में ये भी पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वो उपयोग लिखिए। तो सूत्र हमने लिख लिया है, उपयोग आप लिखोगे, सजावट आभूषणों के निर्माण में, चिकित्सा विज्ञान में टूटी अस्थियों को ठीक करने में, स्थान पर बैठने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक बनाने में। अब है 6वां, ये हो जाए सूचक क्या है? तो आप लिखोगे, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। इसके बाद 7वां हमारा, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आंसर है, सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। यह वायु के संपर्क में आने से तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। उसके बाद 8वां है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो आप लिखोगे, वे पदार्थ जो ना ही क्षारीय होते हैं और ना ही अम्लीय उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे CO और N2O। ये ना ही क्षारीय होते हैं और ना ही अम्लीय। उसके बाद हमारा 9वां है, C60 अणु फुलरीन क्यों कहलाता है? तो आप लिखोगे, C60 अणु US ऑर्किटेक
बकमिनिस्टर फुलरीन द्वारा तैयार किया गया है। उन्हीं के नाम पर इसे फुलरीन कहा गया है। इसके बाद 10वां है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम सिद्धांत की सीमाएं क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि न्यूलैंड के अष्टक के नियम में कैल्शियम के बाद आने वाले 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। 11वां है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो आप 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट है परमाणु गुणों का बढ़ता क्रम, दूसरा है रासायनिक गुणों की समानता। अब 12वां क्वेश्चन है डाबेराइनर के त्रिक किन्हें कहा जाता है। तो आप लिखोगे डाबेराइनर ने लगभग समान गुणों वाले अनेक तत्वों को 3-3 के समूह में उनके परमाणु भारों में वृद्धि के क्रमानुसार रखा, जिसे डाबेराइनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। क्या है? डाबेराइनर ने लगभग समान गुणों वाले अनेक तत्वों को कितने समूह में रखा? 3-3, उनके परमाणु भारों के वृद्धि के क्रमानुसार रखा। इसके बाद हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 13 वाला है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। आप लिखोगे हमारे आशय में ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में LCl होता है, यह जठर रस को अम्लीय बनाता है। इतना भी लिख सकते हो। अगर आपको 2-3 पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट है प्रोटीन पाचन निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। दूसरा है अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। अगर आपको ये बड़ा वाला याद नहीं हो रहा तो आप इन दोनों को कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला भी लिख सकते हो। 2 पॉइंट भी लिखोगे। ये लिखोगे पहले हमारे आमाशय की ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में LCl होता है, यह जठर रस को अम्लीय बनाता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखोगे तो ये इतना भी काफी है। उसके बाद 14 वाला है मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। इसमें रुधिर के एक बार अंगों से लौट आने पर रुधिर के वापस अंगों में जाने से पहले हृदय में से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को पृथक करने की पूर्ण व्यवस्था होती है। हृदय का दायां भाग फुफ्फुसीय हृदय तथा बायां भाग दैहिक हृदय के रूप में कार्य करता है। इसे ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। आपको क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि हृदय का कौन सा भाग फुफ्फुसीय के रूप में कार्य करता है और कौन सा दैहिक हृदय। तो याद रखिए जो बायां है वो दैहिक और जो दायां है वो ये वाला। और आपको जैसे ये 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में 8 नंबर मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण, तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे करके। ये पुराने नोट्स है तो ये दिख नहीं रहे हैं। आप इसमें 4 नाम तो याद रखें, जैसे दायां अलिंद तो बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय विभाजिका। अगले वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम होते हैं जो क्लास 10th के साइंस के पेपर में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के, मैं उन सारे डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे डायग्राम पर होगा, सारे इम्पोर्टेंट डायग्राम। अगर आपको डायग्राम नहीं आते हैं ढंग से समझ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप डायग्राम को देख सको कि कैसे बनाते हैं। अभी ये मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, तो ये डायग्राम भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी बाद में। इसमें भी आपको ये इम्पोर्टेंट ही होते हैं सारे। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। अब है हमारा 18 क्वेश्चन की धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने 5 लिखे हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। जैसे पहला लिखोगे इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें क्या लिखोगे शिरा में, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसमें क्या है, हृदय से अंगों की ओर, और यहाँ क्या है, अंगों से हृदय की ओर। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरे, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। शिरा में क्या लिखोगे,
सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। देखिए इजी है ना, जो ये है इसका अपोजिट यहाँ है। तीसरा है ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। सिरा है ये खाली होने पर पिचक जाती है। चौथा है ये त्वचा से दूर गहराई में होते हैं। कौन? धमनी। और सिरा क्या है? ये त्वचा के निकट होते हैं। पांचवा है इनकी दीवारें अत्यंत पतली व लचीली होती हैं। और सिरा में है इनकी दीवारें मोटी व कम लचीली होती हैं। इसके बाद 19 वाला है हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौहयुक्त प्रोटीन है। इसका निर्माण लौहयुक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। यह सभी पृष्ठवंशी जीवों में लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त द्वारा शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक करता है। ये 19 वाला क्वेश्चन। अब 20 वाला है 20 वाला है श्वास लेना। तो आपको ऐसा आ सकता है कि श्वास लेना किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरना तथा अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास या श्वास लेना कहलाती है। क्या है? वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन। आप शुद्ध ऑक्सीजन ही तो लेते हो ना, तो वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरना तथा अशुद्ध को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वास लेना। 20 तक कर लिए थे। ये 21 वाला है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहता है। तो यहाँ पे है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो। जैसे एक प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश जैसे आया, ये प्रिज्म से होकर क्या गुजरता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो इसका डायग्राम भी बनाना है। ये क्या है? एक पर्दा है, तो ये है विबग्योर। विबग्योर के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, जैसे VIBGYOR। ठीक है, तो जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करके इनको याद किया जाता है। इसके बाद जैसा आपको आ गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं क्या करूँगी, इनका जो मैं जितने भी क्वेश्चन बताए मैं उनका PDF बना दूंगी। PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको वीडियो से उतारने में दिक्कत हो रही है तो आप उस PDF बॉक्स में जाकर उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हो और आपको जब याद करना हो तब लिख सकते हो। उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है। अगर आपको मैथ की और साइंस के जो इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं 6 नंबर के आगे वाले, तो उनको भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो पहले ही बना दी है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट के PDF या वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो बना दूंगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट में जाकर कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू।